So electoral politics. In chapter 1 we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. ये possible भी नहीं है कि people directly govern कर लें, वो अपने representatives को select करते हैं. अब कैसे possible नहीं है, आप खुद सोचिए. अगर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, अभी करोड़ से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो फिर क्या पॉसिबल है कि सारे जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के 18 ईयर्स से ज़्यादा हैं वो जाएं पार्लियामेंट में और वहाँ पे बैठ के डिसीजन लें? क्या सबके पास टाइम होगा, डिज़ायर होगी कि सबके पास ये करने की? ऑब्वियसली एबिलिटी भी सबके पास ये नहीं होगी. तभी जो पीपल है इंडिया के वो पहले चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो जाते हैं पार्लियामेंट में और फिर चूज़ करते हैं चीफ मिनिस्टर को. ओके, सो ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है, पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये कॉमन पीपल के द्वारा ही चूज़ किया जाता है. ओके, अब देखिए इन चैप्टर 1 वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली. The most common form of democracy in a time is for the people to govern through their representatives. In this chapter, we will look at how these representatives are elected. We begin by understanding why elections are necessary and हम लोग understand करेंगे elections क्यों necessary हैं and useful in a democracy और democracy में क्यों election की ज़रूरत होती है. We try to understand how electoral competition among parties serve the people. हम लोग ये भी understand करेंगे कि electoral competition जो होता है वो कॉमन पीपल के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, ये भी डिस्कस करेंगे. ओके, या हेल्प करता है पार्टीज़ को कि सर्व करें पीपल को. Okay, we then go on to ask what makes an election democratic. Election को democratic क्या चीज़ें करती हैं? We then go to ask what makes an election democratic. The basic idea here is to distinguish democratic election from non-democratic election. Okay, the rest of the chapter tries to assess elections in India in the light of the yardstick. We take a look at each stage of elections from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of results. At each stage we ask what should happen and what does happen in election. Towards the end of chapter we turn to an assessment of whether election in India are free and fair. हम लोग जैसे जैसे चैप्टर के एंड तक पहुँचेंगे हमको ये पता चलेगा कि जो इलेक्शन इंडिया में होते हैं क्या वो फ्री एंड फेयर होते हैं. फ्री एंड फेयर मतलब बिना कोई भी करप्शन नहीं होता इलेक्शन में, कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं होती हैं. ओके, कोई भी डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, है ना, और कोई भी रिलीजन कास्ट ये सब लेके कोई भी जो भी जिसको हम चूज़ करते हैं वो फोर्स तो नहीं करता है जनता को कि आप हमारी कास्ट के हो तो आप हमको ही वोट करना. सो ये सब. ओके, here we also examine the role of the election commission is ensuring free and fair election. जो इलेक्शन कमीशन है क्या वो देखती है कि हमारे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की ही है, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाती है कि नहीं? ओके, अब है वाई इलेक्शंस. अब देखिए असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट. ये बात है मिडनाइट की. एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 आवर्स. एक क्राउड है जो कि 5 घंटों से बैठा हुआ है चौक ऑफ द टाउन में, चौक ऑफ द टाउन वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम. अपने लीडर का वेट कर रहा है कि कब वो आएंगे. ओके, एक क्राउड है जो कि मिडनाइट में बैठा हुआ है, 5 आवर्स से बैठा हुआ है चौक ऑफ द टाउन में, अपने लीडर का वेट कर रहा है. ओके, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उस क्राउड के वो एश्योर करते हैं और रीएश्योर करते हैं, उनको बार बार कहते हैं कि जो लीडर है वो किसी भी समय आ सकते हैं. ही वुड बी हियर एनी मूवमेंट. द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेन एवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे. क्राउड को लगता है वो स्टैंड अप हो जाते हैं जब भी उनको दिखता है कि कोई व्हीकल आ रही है. उनको लगता है कि कहीं उनके लीडर तो नहीं बैठे हैं उसमें. ओके, सो इट अराउजेस होप दैट ही हैज़ कम. द लीडर इज मिस्टर देवीलाल. ये क्राउड किसका, ये मतलब लीडर कौन है इस क्राउड का? मिस्टर देवीलाल, जो कि क्या है, चीफ है हरियाणा संघर्ष समिति के. ओके, हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन कर्नल ऑन थर्सडे नाइट. जो कि थर्सडे नाइट को कर्नल में मीटिंग एड्रेस करके आए. एड्रेस अ मीटिंग इन कर्नल थर्सडे नाइट. ओके, द 76 ईयर ओल्ड लीडर जो मिस्टर देवीलाल हैं वो 76 ईयर के हैं और
तभी यहाँ पे लिखा है ओल्ड लीडर, ओके, इज़ अ वेरी बिजी मैन दिस डेज, इस समय बहुत ही बिजी है रहे हैं वो, उनके पास टाइम नहीं बचता है। ही डे स्टार्ट्स एट 8 PM, उनका डे सुबह के 8 बजे स्टार्ट होता है और रात के 11 बजे ख़त्म होता है। या फिर उसके बाद ही हैड ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से उन्होंने 9 इलेक्शन मीटिंग्स एड्रेस कर दी हैं। बीन कॉन्स्टेंटली एंड एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 months, पिछले 23 मंथ से वो कॉन्स्टेंटली एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक मीटिंग्स को, किस लिए, ताकि अपने इलेक्शन की प्रिपरेशन कर सके। ऑब्वियसली कांग्रेस को उस समय कांग्रेस को हराने के लिए, तो फिर उन्होंने वो हर मतलब पिछले 23 मंथ से पब्लिक मीटिंग्स कर रहे थे ताकि इलेक्शन की तैयारी कर सकें, ताकि उनको वोट मिल सके। ओके, नाउ द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आपको दिख रही है ये किसकी है, स्टेट असेंबली इलेक्शन। स्टेट असेंबली इलेक्शन मतलब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, ओके, स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी डिटेल में स्टेट असेंबली ये सब बहुत अच्छे से बताऊंगी, ओके। सो द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। ये बात है, न्यूज़पेपर का जो प्रिंट आपको दिखाया जा रहा है ये है एक स्टेट असेंबली इलेक्शन में जो कि हरियाणा में होने वाला है, हरियाणा इन 1987, ठीक है। जो स्टेट इलेक्शन हरियाणा में होने वाला है 1987 में। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। 1982 से जो स्टेट है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लेड हो रहा है, रूल किया जा रहा है, आप कह लो रूल किया मतलब, ठीक है। अब देखिए, तो अभी जब हम लोग अभी कहें अगर इलेक्शन भी नहीं हुए हैं वहाँ पे, तो फिर जब इलेक्शन के पहले कांग्रेस रूलिंग पार्टी है और जो मिस्टर देवीलाल की पार्टी है जिसका नाम आपको आगे पता चलेगा वो क्या है, अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। सो आइए, 1982 से कांग्रेस रूल कर रही है स्टेट को। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिट लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। चौधरी देवीलाल ने एक मूवमेंट लेड करा है न्याय युद्ध कांग्रेस के अगेंस्ट, ओके, जिसको मतलब है स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, और एक नई पार्टी बनाई है, ठीक है। एक उन्हें क्या क्या करा है, उन्होंने एक मूवमेंट लेड करा है और एक नई पार्टी बनाई है, उस मूवमेंट का नाम न्याय युद्ध है, ठीक है। नाउ और जो पार्टी का नाम है वो लोकदल है। His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections। जो कि पार्टी है वो ज्वाइन करती है अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस। जो कांग्रेस के अगेंस्ट पार्टीज हैं उनको ज्वाइन करती है ताकि एक फ्रंट अगेंस्ट बना सके कांग्रेस के अगेंस्ट इन द इलेक्शन, ओके। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड इफ़ हिज पार्टी वन द इलेक्शन। जब वो स्पीच देते हैं इलेक्शन की, वो इतनी पब्लिक मीटिंग्स उन्होंने करी हैं, तब वो कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी जीत गई, अगर कॉमन पीपल ने उनको जिता दिया या उनकी पार्टी जीत गई, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। जो लोन्स लिए हैं फार्मर्स ने और स्मॉल बिजनेसमैन ने उन लोन्स को वो वेव कर देगी, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। ये प्रॉमिस करते हैं अगर वो बन गए चीफ मिनिस्टर तो उनकी पार्टी का ये पहला एक्शन होगा, उनकी गवर्नमेंट का ये पहला एक्शन होगा कि वो वीव कर देंगे लोन्स, मतलब जो फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन में लोन लिए हैं उनको वापस नहीं देने पड़ेंगे, ओके। with the loans of farmers and small businessmen. People were unhappy with the existing government. Existing government कौन थी? कांग्रेस। जो people थे वो अनहैप्पी थे एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट की, क्योंकि हरियाणा जैसी जगह जो है आप वहाँ पे इतने फार्मर्स हैं तो बस लोन तो बहुत लोगों ने लिया होगा ना, तो ये जो बात थी ये वहाँ के लोगों को बहुत ही अच्छी लगी थी और वो लोग अट्रैक्ट हो गए थे इस वजह से, और वो लोग अपनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मतलब कि कांग्रेस पार्टी से खुश भी नहीं थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस, सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट अलाइज। मतलब लोकदल को वोट किया और उनसे ही जुड़ी अदर पार्टीज़ को वोट करा, ओके। तो लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स, जो लोकदल पार्टी एक पार्टी है लोकदल और उसके पार्टनर पार्टीज़ हैं उनमें 176 आउट ऑफ 90 सीट्स इन स्टेट असेंबली। तो मैंने कहा मैं सिर्फ लोकदल की बात नहीं करी, एंड इट अलाइज मतलब जो उसकी पार्टनर पार्टीज़ हैं, ओके। तो उन्होंने 76 आउट ऑफ 90 करी और अकेले लोकदल ने कितनी करी, मतलब अकेले लोकदल ने कितनी करी
लोकदल अलोन वन 60 सीट्स एंड दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। देखिए अब यहाँ पे दिख रहा है 90 है मेजोरिटी हरियाणा वहाँ की, जहाँ पे ओके 90 मेजोरिटी है। अब जिसमें से अगर हम सिर्फ लोकदल का देखें तो 60 मतलब 60 लोग जाएंगे, 60 लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक, अब देखिए अब जब पार्लियामेंट में 90 हैं, ओके 90 में से जब हम लोग जब कोई वोट करेंगे 90 में, खुद आप सोचिए जब 90 मेजोरिटी 60 है, यहाँ पे लोकदल 60 और अदर पार्टीज मान लो 30, तो अगर इन लोग को ये होता है ना कि पार्टी में इलेक्शंस होते हैं कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो जब भी इलेक्शन होंगे तो ऑब्वियसली कौन जीतेगी पार्टी, ऑब्वियसली जिसके वहाँ पे पर्सन ज़्यादा होंगे। ऐसे यहाँ पे 60 सीट्स हैं, मतलब वहाँ के 60 सीट्स हो गए हैं, तो फिर 60 लोग जो होंगे वो वोट करेंगे अपनी पार्टी को और अपना लीडर चूज़ कर लेंगे। वो 30 जो भी चूज़ करेंगे उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी 60 है ना। देखिए द सर क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स। उस समय कांग्रेस सिर्फ 5 सीट्स ही विन कर पाई थी। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हो गए थे उसके द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, जो कांग्रेस के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पहले रिज़ाइन किया। ओके, न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs ऑफ लोकदल चूज। देखिए जो 76 देखिए 60, अब देखिए 90 MLAs में से 90 MLA को चूज़ करना होता है, उनमें से 60 MLA जब लोकदल पार्टी के ही हैं, तो 90 में से जो लोग वोट करेंगे वो लोग, अब आप खुद सोचिए 90 लोग वोट करेंगे तो 60 एक पार्टी के हैं, तो अपने लीडर को ही वोट करेंगे, है ना। अपने लीडर को वोट करेंगे तो जीतेगी मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी 60 है कि 30? 60, ओके, सो 60 विल। तो देखिए अब न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल, ठीक है, जो गवर्नर हैं वो देवीलाल को बुलाते हैं टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। ओके, 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड। 3 दिन बाद इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे और मिस्टर देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन गए थे। As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen। तो जैसे ही उनकी पार्टी पावर में आई, तो जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, जो कि उन्हें प्रॉमिस किया था, उन्होंने अपने प्रॉमिस को निभाया कि उन्होंने स्मॉल फार्मर्स का एग्रीकल्चर लोन्स और स्मॉल बिजनेसमैन के लोन्स को वेव कर दिया। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। उनकी पार्टी ने स्टेट को रूल किया 4 साल तक का। ओके, फिर नेक्स्ट इलेक्शन हुए जो कि 1991 में, उसमें कांग्रेस फिर से जीत गई। ओके, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन। देखिए द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। कांग्रेस जीत गई और उसने फिर अपनी गवर्नमेंट बना ली। अब वाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शन टेक्स प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे इलेक्शंस होने ही होने हैं। हम लोग कह सकते हैं कि अ कंट्री डूइंग इलेक्शंस, जो करवाती है इलेक्शन, एक कंट्री जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वो हो सकती है डेमोक्रेटिक, पर अ कंट्री विच इज़ डेमोक्रेटिक शुड हैव इलेक्शंस। इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड हैव इलेक्शन, ना तो वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी। समझे आप लोग? देखिए इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। रेगुलरली होती है, ये नहीं कि जैसे हमारे कंट्री में 5 years बाद होती है, तो ये नहीं कि आप लोग 30 साल या 40 साल बाद करूँ, ये नहीं, रेगुलरली होने चाहिए। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में या कोई भी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारी वर्ल्ड में एक 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज़ पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं ताकि पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया जाए, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है। आप खुद सोचो, देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब यहाँ पे क्या है। देखिए जो कॉमन पीपल हैं, हम लोग वोट करते हैं ना, MLA को चूज़ करते हैं, फिर वो MLA जाते हैं पार्लियामेंट में और फिर वो हम लोग के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम जिनको चूज़ करते हैं वही तो जाते हैं पार्लियामेंट ना। जिनको कॉमन पीपल चूज़ करते हैं वही तो जाते हैं ना। अब तो फिर हम इसको कहते हैं कि इनडायरेक्टली वैसे ये कॉमन पीपल ही चूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को भी
सॉरी चीफ मिनिस्टर को भी। ओके, तो देखिए we also there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. हमने भी पढ़ा है कि बहुत से कंट्रीज में इलेक्शंस होते हैं पर वो नॉन डेमोक्रेटिक हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, पर हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। चलिए हम लोग इमेजिन करते हैं एक ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे इलेक्शंस होते ही नहीं हैं। A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. ये हो सकता है तब जब सारे पीपल इंडिया के लेवल एग्जाम्पल सारे पीपल इंडिया के एक साथ बैठे हैं, जितनी भी पॉपुलेशन, जितनी भी कंट्री, जितनी भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, सबके पीपल गैदर्ड हों और बैठें और डिसीजन लें। पर क्या पॉसिबल है ऐसा? आपको लगता है कि अभी तक पॉसिबल हो सका है? नहीं। तभी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं जो कि हमारे बिहार पे डिसीजन लेते हैं जाके। So, a rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. But as we have already seen in chapter 1, this is not possible in any large community. ये हमारे जैसी इंडिया में इतनी बड़ी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री में पॉसिबल नहीं है। भले ये हो सकता है वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो। ओके, so now it is possible for everyone to take decisions for on all matters. ना तो ये पॉसिबल है कि सब जो जितनी पॉपुलेशन वो सारे मैटर्स पर डिसीजन ले पाए, उनके पास ये एबिलिटी हो। ओके, therefore in most democracies people rule through their representatives. तभी बहुत सारी डेमोक्रेसी में जो पीपल हैं वो रूल करते हैं अपनी डेमोक्रेसी के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं। इस देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शन? क्या ऐसा कोई डेमोक्रेटिक वे है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को विदाउट इलेक्शन चूज़ कर सकें? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज एंड एक्सपीरियंस। चलिए हम लोग एक ऐसी जगह चूज़ करते हैं, चूज़ करते हैं जगह जहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं उनकी एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। या तो उनकी एज और एक्सपीरियंस की वजह से या फिर उनकी एजुकेशन नॉलेज की वजह से हम लोग चूज़ करते हैं। ठीक है, देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। थोड़ा तो डिफिकल्टी होगी जानने में कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कौन नॉलेजेबल है और या कौन नहीं है। ठीक है, तो बट लेट अस से, पर मान लेते हैं कि जो पीपल बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफिकल्टीज। पर मान लेते हैं कि जो पीपल हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं इस डिफ़िकल्टी को। वो जान लेंगे अच्छे से कि कौन एक्सपीरियंस है और कौन एजुकेटेड है और कौन नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। तो ऐसी जगहों में इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है जहाँ पीपल जान लें कि कौन एक्सपीरियंस है कौन नॉलेजेबल है। पर असली में तो ये हम लोग नहीं जान पाते हैं ना, तो फिर इलेक्शंस होते हैं। पर ऐसी जगह पे जहाँ पीपल एक्सपीरियंस उनके जान सकें कि कितने वो लोग कितने एक्सपीरियंस है, कितने नॉलेजेबल हैं, तो फिर हम लोग कह सकते, तो फिर वहाँ पे इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। पर हम लोग थोड़े लोग सोचते हैं कि अगर कोई बहुत बूढ़ा आदमी है तो उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। पर ज़रूरी नहीं है भाई, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। भले उन्हें ज़्यादा साल जिए हैं वो, पर ये ज़रूरी नहीं है। ओके, कोई कम एज के लीडर के, कोई कम एज के पर्सन के पास भी अच्छी नॉलेज हो सकती है और अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छे उनके पास भी कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हो सकते हैं। एक्सपीरियंस जो भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस उन्होंने कुछ अपनी कंट्री के लिए सोचा हो अच्छा, जो कि वो करना चाहें। तो ऐसे तो उनको चांस ही नहीं मिलेगा ना, तभी हमारे इलेक्शंस होते भी हैं। और अगर हम लोग जान सकते हैं उनका एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल कि वो कितने एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल हैं, पर हम लोग जान तो पाते नहीं हैं। अगर जान पाएंगे तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। बट वी कॉल दिस प्लेस आवर डेमोक्रेसी? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हम लोग ये कैसे जानेंगे? अगर हम लोग सिर्फ उनकी नॉलेज और सिर्फ उनके एक्सपीरियंस के बेस पे उनको चूज़ करेंगे तो हम लोग ये कैसे जानेंगे कि जो पीपल हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनको पसंद करते हैं कि नहीं? कि हम लोगों ने सिर्फ उनको नॉलेज देखा और एक्सपीरियंस देखा और उनको चूज़ कर दिया, पर हम तो ये नहीं जान पाएंगे ना कि जो कॉमन पीपल हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद करते हैं कि नहीं करते। हाउ डू वी शो दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ पीपल? हम लोग ये कैसे जानेंगे कि जो ये हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करा है वो पीपल के विशेस के पे रूल करें? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ उनकी नॉलेज देखी, सिर्फ उनका एक्सपीरियंस देखा और उनको सेलेक्ट कर दिया। हमने पीपल की विल नहीं देखी, हमने पीपल की चॉइस नहीं देखी, तो ये ज़रूरी नहीं है। ओके,
Okay, so how to make sure that those who people don't like do not remain their रिप्रेजेंटेटिव्स. हम लोग ये कैसे इंश्योर करेंगे जिनको कॉमेंट पर लाइक नहीं करते हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनेंगे. क्योंकि अगर उनके पास नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, तो हम लोग को चूज़ कर लेंगे, तो वो चूज़ हो जाएंगे ना. तो फिर ये कैसे इंश्योर करेंगे हम लोग? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. तभी हम लोग को एक ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत है by which जिसके द्वारा people जो है चूज़ कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल्स पे और चेंज कर सकते हैं अपने विश के द्वारा, अपने विश से. So what is written here? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. ये बहुत ही एक आप ये डिफिनेशन को मार्क कर लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए. Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. हमारे टाइम में, इस टाइम में, भले ही आगे का नहीं पता हमें, पर हमारे टाइम में जो इलेक्शंस हैं बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि इन आर टाइम्स फॉर एनी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं. ओके, इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस. इलेक्शन में वोटर्स जो हैं बहुत सारी चॉइसेस मेक करते हैं, एक नहीं. जैसे कि दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉस फॉर देम, वो उनको चूज़ करते हैं कि उनके लिए लॉस कौन बनाएगा. ओके, दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, वो ये चूज़ करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट किसकी बनेगी और कौन उनका मेजर डिसीजन, जिसकी गवर्नमेंट बनेगी वही तो मेजर डिसीजन लेगा ना. तो वह किसकी गवर्नमेंट बनेगी और कौन मेजर डिसीजन लेगा हमारे लिए, क्यों हम पे रूल करेंगे ना, तो हम पे जो रूल करेगा उसको हम सेलेक्ट करना चाहिए ना. तो दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस. दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. वो उस पार्टी को चूज़ कर सकते हैं जिसकी पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट को गाइड करेंगी, लॉ मेकिंग. ओके, लॉ मेकिंग में भी हेल्प करेंगी. सो नाउ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. कोई भी इलेक्शन को कौन सी चीज़ डेमोक्रेटिक बनाती है? इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज. इलेक्शन बहुत सारे वेज में हेल्ड किया जा सकता है. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस. जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो सब इलेक्शंस होल्ड करती हैं, ठीक है. नाउ बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस. मैंने कहा कि जो ये ज़रूरी नहीं कि जो कंट्री इलेक्शन करती है वो डेमोक्रेटिक हो, पर ये ज़रूरी है कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक है वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक. सो बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन. पर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो भी बहुत सारे टाइप के इलेक्शंस होल्ड करती हैं. हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन. कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को कोई भी और टाइप के इलेक्शन से? ओके, सो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1. या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना. We discussed many examples of countries where elections are held but they cannot really be called democratic elections. जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत कंट्रीज़ में क्या हुआ था. जैसे चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी. तो फिर आप देखिए, अगर उनके पास सिर्फ चॉइस हो कि आपको बीजेपी से एक, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें से उनको चूज़ करना था, अब तो एक ही पार्टी है, बस पर्सन अलग है पर पार्टी सेम है ना. अगर हम आपसे कहें कि बीजेपी, आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक तो बीजेपी और दूसरी भी बीजेपी, मतलब आपको बीजेपी से ही चूज़ करना है आपका लीडर, तो फिर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, क्योंकि पीपल के पास चॉइसेस ही नहीं है ना. तो और भी एग्जांपल्स थे उस चैप्टर में, जैसे कि फिजी में क्या हुआ था. वहाँ पे जो वहाँ के लोग थे, उनको तो उनके जो वोट्स थे उनकी ज़्यादा मान्यता थी, पर इंडियन फिजी जो थे, जो यहाँ से गए थे वहाँ फिजी में, तो उनके वोट्स की इतनी मान्यता नहीं थी. मतलब जो वहाँ के लोग थे वहाँ को ज़्यादा दी गई थी कि उनके वोट मान लीजिए आप ज़्यादा माने जाएंगे, पर जो इंडियन फिजी देगा उसके वोट इतने अच्छे नहीं माने जाएंगे, ठीक है. अब देखिए, we discussed many examples of countries where elections are held but they can't really be called democratic elections. Let us recall what we learned there and start with a simple list of minimum conditions of a democratic election. Okay, now first, everyone should be able to choose. सबके पास राइट होना चाहिए चूज़ करने का, और वो भी इक्वल राइट होना चाहिए. फिजी में तो नहीं था ना. चलिए अब, और सऊदी अरेबिया में पहले वुमेन को अलाउ नहीं था ना. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value.
हाँ, सबके पास एक वोट होना चाहिए कि वो सिर्फ एक वोट डाल सकते हैं और उनका एक वोट का मतलब एक ही होना चाहिए, सबके मतलब। ओके, नाउ सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। जैसे कि आपने देखा चाइना में तो कुछ था ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी, एक पार्टी में हम लोग को उसमें पर्सन से लीडर चूज़ करना था, पार्टी एक ही थी, तो वहाँ पे चॉइस होना चाहिए कि पीपल चूज़ करें, है ना। अब हम कहीं बीजेपी से चूज़ करो, या तो बीजेपी से चूज़ करो या तो बीजेपी से, आपका चॉइस क्या है, सिर्फ बीजेपी, है ना, एक ही चॉइस है, तो आप चूज़ तो उसी में से करोगे। तो सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री। जो पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, वो फ्री होने चाहिए कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकें, एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। और वो उनको ऑफर करना चाहिए कुछ रियल चॉइस वोटर्स को। ठीक है। अब थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एंड रेगुलर इंटरवल्स। जो चॉइस है वो रेगुलर इंटरवल्स में देना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत 20 साल बाद दो, नहीं। ओके, सो इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। इलेक्शन जो हैं वो कुछ सालों बाद होने चाहिए रेगुलरली। ठीक है। नाउ फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट पीपल ने चूज़ करा है वही इलेक्ट होना चाहिए, कोई और नहीं। कोई और माल प्रैक्टिसेस के द्वारा या फ्रॉड के द्वारा कोई कोई और चूज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि जिसको कॉमन पीपल ने चूज़ करा है वही बनना चाहिए लीडर। ओके, नाउ so fifth, elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. They might look अब ठीक है, या समझ गए होंगे। अब these might look very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled. In this chapter we will apply these conditions to the elections held in our own country, मतलब कि इंडिया, to see if we can call these democratic elections. चलिए, अब हमने इन कंडीशंस को अपनी कंट्री में अप्लाई करके देखेंगे और जानेंगे कि हमारी कंट्री को क्या इलेक्शंस जो है उनको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। चलिए, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। क्या अच्छी बात है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना? देखिए, इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब कह लो मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। ठीक है। अब देखिए, इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। जो इलेक्शंस हैं वो क्यों होते हैं? इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए, ताकि हमारी जनता को पता चले इस पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से कि कौन सी पार्टी, कौन से लीडर उनके लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं। क्योंकि जब पॉलिटिकल कंपटीशन होता है तो दो एक अलग अलग पार्टीज उनकी गलतियाँ ढूंढ के बताती हैं, तो उससे काउंटर को पता चलता है कि हाँ क्या हो रहा है, क्या इस पार्टी के लीडर क्या करते हैं, ये पार्टी कैसी है ना। सो इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन क्यों होते हैं? सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन की ही वजह, पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए ही होते हैं। ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सी पार्टी अच्छी है। ओके, दिस कॉम्पिटिशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कॉम्पिटिशन अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़। बहुत सारे फॉर्म ले लेती है। क्या होता है कि जो पार्टी के अंदर भी पीपल होते हैं, जो उस पार्टी के पीपल होते हैं, वो दूसरी पार्टी के पीपल से फाइट करने लगते हैं, तो फिर मतलब बहुत सारे फॉर्म्स ले लेती है। पर मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म क्या है? इज द कॉम्पिटिशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। कॉम्पिटिशन किसमें? पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल में क्या होता है? इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। जो पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, कभी कोई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे उनमें भी फाइट होने लगती है। इफ़ देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो इलेक्शंस पॉइंटलेस हो जाएंगे, इलेक्शन करवाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। क्लियरली एंड इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स। हाँ, अच्छी बात है होना, पर इसमें डीमेरिट्स भी हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। पहली बात लिख लीजिए अपनी कॉपी में। पहला पॉइंट है कि इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ डिसयूनिटी। दूसरा पॉइंट, इट क्रिएट्स फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। ओके, लोगों को फ्रैक्शन में डिवाइड कर देती है। फैक्शनलिज्म का मतलब ये है। ओके, नाउ डिसयूनिटी हो जाती है लोगों के बीच में। ओके, बट इट्स गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्लियरली एंड इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज मैनी डीमेरिट्स। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। हर लोकेलिटी में जो क्या क्रिएट करता है? फैक्शनिज्म। लोग डिवाइड होते हैं फ्रैक्शंस में। कंट्री में जो यूनिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो ठीक है। सो
ये होता है द सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फ्रैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी. यू वुड हैव हियर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट. मतलब आप न्यूज़ में देखते ही हो कि कोई उनके विरुद्ध बोलता है न्यूज़ में, तो कोई उस पार्टी के लीडर उनके विरुद्ध बोलते हैं. तो फिर यही लिखा है इसमें कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर. तो ये तीसरा पॉइंट है कि पॉलिटिकल लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन use dirty tricks to win the elections. तो अभी आपका फोर्थ पॉइंट है कि parties and candidates use often dirty tricks to win the elections. Okay, now some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long term policies to be formulated. तो लोग कहते हैं कि जो प्रेशर होता है विन करने का इलेक्टोरल फाइट्स को, ये मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है ना. तो मतलब जैसे सरकार के लिए कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो कि जनता को पसंद नहीं आएगी पर कंट्री के लिए ज़रूरी है ना. थोड़ी जैसी होती हैं तो उसमें इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल पार्टी जो पार्टी होगी तो ये चाहेगी ना कि हमें जीतना है इलेक्शन में, तो वो ये नहीं करेगी. ओके, तो चलिए आगे. Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to formulated. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. थोड़े अच्छे लोग जो इस मतलब आना चाहते हैं अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, वो इसमें आते ही नहीं है. क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको पसंद नहीं है. They don't like the idea of being dragged into unhealthy competition. Okay, now our constitution makers were aware of these problems, yet they have opted for free competition. हमारे जो जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मेकर जो थे, वो जानते थे इन प्रॉब्लम्स के बारे में, फिर भी उन्होंने फ्री कंपटीशन रखा इन इलेक्शंस एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स, ताकि हम लोग अपने फ्यूचर लीडर्स को सिलेक्ट कर सकें. दे डिड सो बिकॉज this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by desire to serve them. जिन मेकर्स थे उन्हें सोचा कि था क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन होगा तो फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे वो जानेंगे कि लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या नहीं पसंद है, ताकि ये कंपटीशन होगा ना, फ्री कंपटीशन होगा तो वो जानेंगे कि पीपल को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ना. सो they did so because the system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by desire to serve them. पर ये ऐसा होता तो नहीं है ना, उन्हें सोच के तो ये करा था. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. यहाँ पे मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन नेसेसरी नहीं है रियल वर्ल्ड में, पर बस ये बस कहने की बात है ना, क्योंकि रियल लाइफ में होता नहीं है. पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर्स. तो जो ये मेकर्स ने सोचा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा था कि जो ये तो सच ही सोचा था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि वही बने. देखिए क्या लिखा है. पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेट होते हैं इस डिज़ायर से टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर्स, ताकि अपनी पॉलिटिकल कैरियर्स में कुछ अच्छा कर सके. दे वांट टू रिमेन इन पावर, वो चाहते हैं कि वो पावर में रहें या फिर उनको पावर मिले. ओके, और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देम सेल्फ. दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल बट तो फिर ठीक है, तो अगर उनको ऑब्वियसली पावर में आना होगा तो फिर उनको पीपल की सेवा तो करनी ही पड़ेगी ना. सो दे वो बिना चाहे भी, तो यहाँ पे लिखा है दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी. बिसाइड्स इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो और देयर आइडियाज मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट. ओके, नाउ how do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leader. तो देखिए, बिसाइड्स इवन व्हेन दे विश टू सर्व पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो. अगर वो चाहते भी हैं पीपल की सेवा करना, तो भी उनको पता नहीं कि पीपल को चाहिए क्या है ना, या क्या नहीं चाहिए. ठीक है, उनके आइडियाज़ नहीं जानते हैं. तो हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? हम इस रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कैसे डील करें? वन वे इज़ टू ट्राई. एक वे है, एक तरीका है कि हम लोग ट्राई करें और इम्प्रूव करें नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. ओके, एक ये तरीका है. द अदर इज द मोर रियलिस्टिक वे टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो. एक ये दूसरा तरीका ये है. हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट? ये जो रिवॉर्ड है और पनिशमेंट कौन सेट करेगा? ऑब्वियसली कॉमन पीपल. ओके,
सिंपल आंसर इज द पीपल, दैट इज व्हाट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज। यही तो करता है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। आप सोच लो, रिवॉर्ड क्या होता है कि वो बन जाते हैं लीडर, और पनिशमेंट क्या होता है, वो नहीं बनते हैं। ठीक है, ये पनिशमेंट होता है, यही होता है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, जो कि यही इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन करता है। रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। दे नो दैट इफ दे रेस इशूज दैट पीपल वांट, अगर वो जानते हैं कि अगर वो ऐसे इशू रेस करेंगे जो पीपल चाहते हैं, तो उनकी पार्टी के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, the popularity and chances of victory will increase in the next election, but if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win the elections। तो फिर उनको पीपल जो चाहते हैं वो करना ही पड़ता है। पीपल जो इशू चाहते हैं रेस करना, वो रेस करते हैं इसलिए ताकि वो इलेक्शन में जीत सके। ओके, नाउ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर। अगर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसी बात से मोटिवेट होती है कि उसे पावर में होना है, ठीक है, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। फिर भी उसको फोर्स होगी पीपल को सर्व करने के लिए, क्योंकि उसको अगर पावर में आना है तो उसे पीपल को सर्व करना पड़ेगा, ना तो पावर में नहीं आ सकती वो, है ना। सो अब क्या है, देखिए, दिस इज़ अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड only in his profit, he is forced to give good service to the customers. If he does not, the customer will go to some other shop. Similarly, in political competition may cause divisions and some ugliness. Okay, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. ऐसे ही जैसे अगर जो शॉपकीपर है उसको चाहिए प्रॉफिट, तो फिर उसको अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। वैसे ही पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्या होता है, अगर वो चाहते हैं कि पावर में आए तो उनको कॉमन पीपल को सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब फिर हम लोग अगली वीडियो में व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस ये पढ़ेंगे, और इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम उससे पीछे का सब पढ़ लेंगे, फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे अगले वीडियो में। ओके, सो बाय एवरीवन।